एंटरटेनमेंट हो जाए और हम लोग जब पढ़े सीपीसी को ऐसे ही पढ़े उड़ता पंजाब, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर नंबर 6 सीपीसी, ऑर्डर 5 ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, नहीं देखा तो क्या देखा, तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए और इसके साथ में मेरे साथ में डांस भी कीजिए और मेरे साथ में इसको भी पढ़िए। चल, प्लीडिंग्स जो होते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि प्लीडिंग्स वो होते हैं जो लीगल प्रोफेशन में यूज किए जाते हैं। विदाउट अ प्लीडिंग, विदाउट अ ड्राफ्टिंग, यू आर नॉट कॉल्ड एज अ लॉयर। हाँ, ये सच बात है। चलिए, तो जो भी रिलीफ और जो भी क्लेम करते हैं और जो भी आप मटेरियल ऑन रिकॉर्ड लेके आते हैं, आप ये मत समझिएगा कि ऑल द कोर्ट्स एप्रिशिएट, नो नो नो। बहुत सारे कोर्ट्स इतना ओपिनियन बना के चलते हैं ना कि ये सही है, यही सही है। तो ओपिनियन चेंज करने के लिए हमारी ड्राफ्टिंग, हमारी प्लीडिंग अकॉर्डिंग टू मोगा, वो क्या कहते हैं कि भाई जो ड्राफ्टिंग है उसमें जो आप स्टेटमेंट देते हैं इन राइटिंग एंड ड्रॉन अपॉन एंड फाइल्ड बाय ईच पार्टी स्टेटिंग व्हाट इज अ कट। अब देखो, जब आपको एक क्वेश्चन आंसर आता है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू पे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू राइट इन एन इंट्रोडक्शन पार्ट। ये इंट्रोडक्शन रहेगा तो मुझे बताओ कि कौन सी टीचर आपको मार्क्स नहीं देगी और कौन सी टीचर इंप्रेस नहीं होगी। तो दिस इज नॉट एन इंप्रेशन पार्ट बट दिस इज अ रियल पार्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ती हूँ ना। रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारे ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में बोलता है कि प्लेंट क्या होता है। प्लेंट वो होता है जो आप कोर्ट में जाके इंस्टीट्यूट करते हैं। यू गो टू द कोर्ट एंड इंस्टीट्यूट अ प्लेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीडिंग्स, वो सब चीजें चलती है ना। यही फर्स्ट स्टेप होता है टू द इनिशिएशन ऑफ द सूट। यही बात मैंने हिंदी में कही, यही बात इंग्लिश में लिखी है यार। It is a legal document, contains the statement of plaintiff's claim and contains the particulars as mentioned। अब देखो, ये सारा का सारा तिगरा भले ही ऑर्डर 6 बता रहा है, लेकिन सारा गेम जो खेलेगा यहाँ पर वो खेलेगा ऑर्डर नंबर 7। सारा का सारा मामला जो है वो ऑर्डर नंबर 7 पे ही टिका हुआ होता है। चलिए, व्हाट इज अ रिटन स्टेटमेंट, इसको आप पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 8 में। वहां पे मैंने आपको 7 भी दिखा दिया, ठीक है। रिटन स्टेटमेंट क्या होती है? प्लीडिंग ऑफ डिफेंस। प्लीडिंग ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है? जो डिफेंडेंट होता है अपनी सारी प्लीडिंग्स जो हमारे प्लेंटिफ ने करी होती है, जो वादी ने करी होती है, उसको डिफेंड करता है। चलो आगे बढ़ती हूँ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ये प्लीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा ये डायग्राम बता रही हूँ कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये सब सारी चीजें क्या बोलता है। रूल नंबर 1 प्लीडिंग को डिफाइन करता है, ठीक है। यहां पे याद आ गया कि रूल नंबर 1 क्या करता है? प्लीडिंग को डिफाइन करता है। रूल नंबर 2 क्या करता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताता है प्लीडिंग के। क्या बताता है भाई? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग। उसके बाद रूल नंबर 3 से 13 जो है वो क्या बताता है? पार्टीज टू सप्लाई नेसेसरी पार्टिकुलर्स। नेसेसरी पार्टिकुलर्स का मतलब ये होता है कि जो भी पार्टी होती है उसको अपना पक्ष जो है, अपने पार्टिकुलर्स जो होते हैं वो क्लियर कट अपने बताने होते हैं, ठीक है। 15 रूल नंबर 14 साइन एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। ये वेरिफिकेशन जो होती है ना, ये प्लेंटिफ भी वेरिफिकेशन देता है और डिफेंडेंट भी वेरिफिकेशन देता है क्या? हाँ, दोनों वेरिफिकेशन देते हैं। यस, वेरिफिकेशन क्या होती है? इसमें जो लिखा है सच लिखा है, मैंने इसको पढ़ा है, मैं ये सारी चीजों को जानता हूं और मुझे इस बारे में सारी जानकारी है। Now, रूल नंबर 16 टू स्ट्राइक आउट द अननेसेसरी प्लीडिंग्स। अब जब आपने गंदा गंदा कुछ लिखा है तो कोर्ट क्या कर सकती है? उसको स्ट्राइक आउट कर सकती है, उसको कट मार सकती है, निकाल वरना हम तुझे निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्डर 6 रूल 17 जो आपको अमेंडमेंट की बात करता है। अगर आपने कुछ भी ऐसी चीज करी है उसको लेकर अमेंडमेंट नहीं किया तो आपको कोर्ट क्या है उस नजरों से देखता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि हम अमेंडमेंट के फॉर्म में कुछ चीजें कोर्ट को बताते हैं लेकिन कोर्ट हमको गलती नजर से देखता है कि तूने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये क्या होता है? एक माइंडसेट है जो वो लीगली लेके बैठे हैं, तो उनको माइंडसेट चेंज करने के लिए हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव अप अहेड। रूल नंबर 2 होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन वहां पे अपनी क्लियर हो चुकी है। ये सारी चीजें जो है फैक्ट्स प्लीडिंग मस्ट नॉट लॉ।
मैं आपको बता दूं कि फैक्ट्स जो होता है वो स्टोरी लाइन होती है जो प्लेंटिफ अपने कोर्ट में लेके जाता है। तो लॉ को प्लीड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? एविडेंस क्या करेगा? ताली बजाएगा? नहीं ना, ताली मत बजाने दीजिए, आप ताली बजाइएगा। चलिए ना, ओनली द मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी स्टेटेड। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लीडिंग्स में क्या जरूरत है, कि प्लीडिंग्स में पैराग्राफ्स होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली जो भी एलिगेशन आप लगाते हैं, पैराग्राफ और नंबर्स का मतलब क्या होता है? ईच पैराग्राफ विद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब पार्ट होने चाहिए आपके प्लीडिंग्स में। और उसके बाद एक क्लियर विजन आता है। विजन का मतलब है कि क्लियर समझ में आता है कि एग्जैक्टली व्हाट डज द प्लीडिंग मींस। चलिए आगे बढ़ती हूँ। इसके रूल्स है। अब मैं आप लोगों को रूल्स क्या बता दूं। रूल्स का कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। रूल्स में है, देखिए, फैक्टा प्रोबेंडा एंड फैक्टा प्रोबेंशिया। ये जो है ये मटेरियल फैक्ट्स के बारे में बात करता है और ये एविडेंस के बारे में बात करता है। प्रोबेंडा इज इक्वल्स टू मटेरियल फैक्ट, प्रोबेंशिया इज इक्वल्स टू एविडेंस। आप फैक्ट्स प्लीड करोगे, एविडेंस नहीं। जिस समय एविडेंस दिखा दिया कोर्ट को, कोर्ट बोलेगा गेट आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरगेट अबाउट द केस यार, केसेस तो मैं आपको, देखो आप देख रहे हैं, मस्त बताऊंगी आपको, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग के फॉर्म्स कैसे होने चाहिए, इसको लेकर आपके पास डायरेक्ट है। लास्ट में देखो ये एक चिट्ठा है आपके लिए कि कैसे प्लीडिंग्स होनी चाहिए। आगे बताती हूँ। द रूल 4 जो है वो बताता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए, और आपके प्लीडिंग्स में जो होना चाहिए वो पर्टिकुलर्स होना चाहिए विद द डेट एंड आइटम। अब 4 जो है आप लोगों को डेट एंड आइटम की बात बता रहा है। ये डेट और वो आइटम नहीं है कि डेट पे जा रहे हो आइटम लेके जा रहे हो, ठीक है। तो देखो कितना मजा आ रहा है ना। कंडीशन प्रेसिडेंट, ये बाइंडिंग होता है। कंडीशन का मतलब होता है जो कंडीशन रखी गई, प्रेसिडेंट का मतलब होता है बाइंडिंग होता है। तो जो भी प्लीडिंग्स में आपके ऊपर जो चीजें हैं वो इस तरह से इंप्लाई होनी चाहिए कि वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाए, ठीक है ना। डिपार्चर, दिस डज नॉट हैव एनी सेंस। डिनायल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ना व्हाट इज अ, कि आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई कर दिया, उसकी लीगैलिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है। अगर लीगैलिटी और वैलिडिटी को लेकर हम एनफोर्सेबल चीजों को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेके आते, आपको पता है ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पॉइंट्स है, अगर आपका मेरा व्यवहार हुआ है, ठीक है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है आपके साथ में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एमओयू, समझ के चलिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको जुटला सकते हैं क्या? नहीं जुटला सकते। कोर्ट इसको जुटला सकती है कि नहीं जुटला, पर आजकल ऐसा है कोर्ट अंधी हो जाती है उन चीजों पे, ठीक है। अब केस लॉस पे नहीं जाऊंगी। इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अब देखो जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, कोर्ट उनको एग्जिबिट्स देती है। एग्जिबिट्स का मतलब क्या होता है? नंबरिंग। हर कोर्ट क्या करती है, अपने हमारे डॉक्यूमेंट्स को नंबर दिया जाता है। तो एग्जिबिट का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर होता है, एग्जिबिट 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी एग्जिबिट्स दिए होते हैं। अब इसकी एक लॉ पॉइंट है, मियर एग्जिबिटिंग द डॉक्यूमेंट डज नॉट मींस द डॉक्यूमेंट प्रूव्ड। ये एविडेंस होता है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को मेरे साथ पढ़नी होगी। नॉर्मलाइज नॉलेज, और मलाइज नॉलेज का मतलब आप बोलेंगे कि तो ये तो वर्ड जो है ये तो रिफ्लेक्ट करता है क्रिमिनल चीज। तो ये यहाँ क्या कर रहा है कि अगर आपकी कोई फ्रॉडलेंट इंटेंशन है और आपने ऐसा कुछ, माइंड ऑफ अ पर्सन इज मटेरियल, इट मे बी अलेज्ड दैट द प्लीडिंग ओनली हैज अ फैक्ट, मतलब आप लोगों को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को लेकर कोई भी करने की जरूरत नहीं। यू जस्ट ब्रिंग अ स्टोरी, यू जस्ट ब्रिंग अ लाइन ऑफ एक्शन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए नोटिस, अब ये नोटिस जो है, जब किसी पर्सन को नोटिस दिया जाता है तो उस नोटिस को लेकर क्या होना चाहिए, वो नोटिस प्रिसाइज होना चाहिए, उसके सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, एंड ऑर्डर ऑफ रिजेक्टिंग अ प्लेट अंडर दिस रूल। मैं आपको बता दूं कि जो प्लेट होता है, अगर कोर्ट उसे रिजेक्ट करती है तो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर रिजेक्ट करती है। तो इस बात का नोटिस दिया जाता है किसको? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों, ठीक है। ये एक लॉ पॉइंट है, छोटी सी चीज में बड़ा सा धमाका। चलिए रूल नंबर 12 होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पर्सन के बीच में, जैसे कॉन्वर्सेशन हो गई, मेरी आपकी बातचीत हो गई, तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ लेटर्स वगैरह एक्सचेंज तो किए होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आप लोगों को जनरली प्लीड करना है। प्लीड का मतलब होता है आपको वो चीज कोर्ट के सामने लानी ही होगी, ब्रिंग इट ऑन। चलिए
प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, सारा गेम जो है ना लॉ का, दिस इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, क्योंकि कोर्ट को प्रिज्यूम तो करके ही चलना है, मान के चलना है कि ये चीज ऐसी है, तो ये जो बर्डन होता है इट लाइज अपॉन द साइड एंड नॉट नीड नॉट बी प्लीडेड। अगर आपने कोई चीज प्लीड नहीं की तो बर्डन आपके ऊपर हो जाएगा, आपको कोर्ट को क्लियरिटी बतानी है, यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट विद अ क्लीन हैंड्स। क्लीन हैंड को हाथ धोके क्या नहीं, हाथ धोके नहीं चाहिए। नाउ प्लीडिंग टू बी साइन, अब जो भी प्लीडिंग्स होगी वहां पर प्लेंटिफ को क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन पे क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है। साइन नहीं होगा तो प्लेन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नाउ एड्रेस फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस, अब इसे हम कहते हैं एड्रेस पुर्सीज, ये कहते हैं हम लोग एड्रेस पुर्सीज। ये आपको कोर्ट को बताना होता है और कोर्ट क्या इश्यू करती है, भाई बहन समन्स, ठीक है, भाई बहन नहीं समन्स, डालिंग समन्स। चलिए वेरिफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग, जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्लीडिंग्स को वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। आई सो एंड सो, एज सो एंड सो, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, whatever is stated about is true and correct to best of my knowledge and belief and information, ठीक है। आपने ये प्लीडिंग्स को पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, आप इस प्लीडिंग्स के बारे में जानते हैं, जो आपके वकील साहब ने लिखा है आपने उनसे कहा था, उन्होंने इसे लिखा है, ठीक है। दिस इज दिस। नाउ स्ट्राइकिंग आउट द प्लीडिंग, इतना बड़ा कट, मैंने क्या किया, मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। अगर आपके प्लीडिंग में कुछ ऐसी गालियां हैं, कुछ एम्बैरेसमेंट है, कुछ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, तो वो सारी चीजों को कोर्ट क्या करती है, निकल, पतली गली से निकल। चलिए आगे है ऑर्डर नंबर 6 के रूल 17 जो कि अमेंडमेंट की बात करता है। ये अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट है, कौन सा भी हो सकता है क्या, यस, ये प्लेन का अमेंडमेंट भी हो सकता है, ये WS का अमेंडमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ चीज भूल गए या फिर आपको उसको क्या करना है, ऐड करना है, यू वांट टू ऐड समथिंग, यू वांट टू सबट्रैक्ट समथिंग, दैट इज प्लस एंड माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी प्लीडिंग्स में नहीं होती, तो अमेंडमेंट के थ्रू आप उस पैराग्राफ में, समझो वो पैरा नंबर 1 है, तो आप अगर अमेंडमेंट करते हैं तो उसको पैरा नंबर 1A देंगे, ठीक है। और अमेंडमेंट किस रीजन से है, व्हाट इज द मोडस टाइप, व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द नेसेसरी टू ब्रिंग द अमेंडमेंट, यू हैव टू स्टेट दिस बिफोर द कोर्ट। ये क्यों जरूरी है, ये क्यों लाना जाना चाहिए, अमेंडमेंट को क्यों कोर्ट अलाउ करना चाहिए। अब अमेंडमेंट में क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, वेरिफिकेशन को क्या कर रहे हैं, सारी चीजों पे क्या, सब सेम ही रख रहे हैं, ओनली उस चीज को अमेंड कर रहे हैं, उस चीज को बदल रहे हैं जो कोर्ट को नहीं मालूम, जो आपसे रह गया है, जो गलती से गलती हो गई है, गलती से मिस्टेक, इसको सुधार लीजिए। ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17। चलो आगे बढ़ती हूं मैं, ये सारा पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अमेंडमेंट है, अगर आपने जो अमेंडमेंट 14 डेज के अंदर जो आपको अमेंड करना था, इस ऑर्डर को लेकर आपने रेड पेन से करेक्शन इन द प्लेन या जहां भी आपको करना है वहां नहीं किया, then order would be शून्य, that will be 0। ये एक समझने की बात है कि अगर आप लोगों को कोर्ट ने प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करना अलाउ किया है, तो अलाउ करने का मतलब क्या है, उस चीज को बदलो के लिए आपको टाइम दिया गया कि 14 डेज के अंदर आपको ये करना है। अगर आप रह गए, नहीं किए, तो आपको बोलेंगे भाड़ में जाओ, फिर वो ऑर्डर जो होगा वो होगा नल एंड वॉइड, ओके, ये ऑर्डर नल एंड वॉइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ, सेम लीव टू अमेंड, लीव टू अमेंड को लेकर थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी। फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, देखो 14 डेज, उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि 14 डेज के अंदर आपको अमेंडमेंट करनी है, अगर नहीं किया तो ऑर्डर आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। चलिए ना आते हैं ऑर्डर नंबर 7। मैं ऐसे कहूंगी, व्हाई, क्योंकि प्लेंट जो है वो जब फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स द इनिशिएशन ऑफ सूट, ये होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट जो आप कोर्ट में लेके जाते हो, और कोर्ट क्या करती है, इसको देखती है सिर्फ, नहीं, कोर्ट इसी के ऊपर ऑर्डर्स करती है, कोर्ट इसी के ऊपर सारी चीजें करती है। गेटिंग माय पॉइंट,
चलो नाउ पर्टिकुलर्स क्या होना चाहिए, नेम ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस एंड द रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेंटिफ का नाम क्या है, घर का बता दो, दिल है तुम्हारा, है ना, तो नेम एंड डिस्क्रिप्शन होता है, और उसके बाद में रेसिडेंस ऑफ डिफेंडेंट। सिर्फ वादी का नहीं, प्रतिवादी का भी आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है, रहता कहाँ है, क्या है, सब बताना पड़ेगा, वरना चलो where the plaintiff is a minor और unsound of, तो वो भी बताना है, अगर माइनर है तो आपके प्लेंट में वो होना चाहिए, वरना आपका प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11, इसको तो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे भाई द कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन। अब कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि भाई जो चीज है उसको, और उसके बाद में आता है जुरिसडिक्शन। जब मैंने सीपीसी स्टार्ट किया ना तब से लेके मैंने ये बताया कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, जुरिसडिक्शन क्या होता है, फिर प्लेंटिफ का क्लेम क्या है, उसका सेट ऑफ और रिलिंग्विशमेंट पोर्शन जो कि हमने ऑर्डर नंबर 2 में ऑलरेडी देख रखा है, उसके बाद में अमाउंट टू बी अलाउड और रिलिंग्विश, कुछ अमाउंट अलाउ किया जाएगा, कुछ छोड़ दिया जाएगा, तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, जहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें में क्या पढ़ना चाहिए पता है, कोर्फी एक्ट। ये नहीं पढ़ा तो दिल से बोल रही हूं कि ये समझेगा ही नहीं। बहुत सारे जने बोलते सीबीसी पढ़ो ना, लेकिन उसके साथ में क्या करना है वो तो पढ़ाओ, फायदा क्या है इतना। चलिए रूल नंबर 2, आई एम नॉट गोइंग टू द केस लॉस, मनी सूट। अब ये मनी सूट जो है वो मूवेबल और इमूवेबल को लेकर होता है क्या, द प्लेंटिफ सूज फॉर द मींस प्रॉफिट, डोंट प्रोनाउंस एज मेसनी प्रॉफिट, डोंट बी सो स्टूपिड, ओके, टेकिंग अ अनसेटल्ड अकाउंट बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट और the possession of the defendant, यहाँ पर debts of which the value cannot after the exercise of the reasonable diligence approximately the amount sued for। अब जो चीजें आपने सू की है उन सारी चीजों को लेकर आपको मनी सूट में सारी चीजें लिखनी है कि आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं, मनी सूट हमने क्या किया है, क्या रीजंस थे मनी सूट करने के लिए, तो वो मूवेबल में और इमूवेबल दोनों होता है क्या, वही बताना है, ठीक है। Where the subject is immovable property, नाम क्या है बता दो, घर का बता दो, दिल है तुम्हारा, तो अगर बाउंड्रीज और नंबर्स और ये सारी चीजें नहीं होती है तो अल्टीमेटली ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट्स हैं जो यहाँ से समझने चलनी है कि अगर मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो वहां पे जो है सूट का डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं डाला, अगर मैंने बाउंड्रीज नहीं डाला, तो माय सूट इज गोइंग टू बी आउटराइटली बी रिजेक्टेड। Okay. Now, whether plaintiff sues the representative, हमने इसको ऑर्डर नंबर 1 के 8 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर नंबर 1 का रूल 8 देख लो, सेम वही बोलता है। Now, डिफरेंट इंटरेस्ट लायबिलिटी टू बी शोन, अब जो भी इंटरेस्ट और लायबिलिटी है वो आपके सब्जेक्ट मैटर में आनी चाहिए और आंसर होना चाहिए कि प्लेंटिफ जो डिमांड कर रहा है उसको मैं पूरा नहीं कर सकता, मैंने उसको इतने पैसे दिए, झूठा साला ऐसे ही आया है, ओके। नाउ रूल नंबर 6, ग्राउंड्स फॉर द एग्जम्पशन ऑफ लिमिटेशन लॉ, ये लॉ ऑफ लिमिटेशन मैंने अभी यहाँ पे कोर्फी बताया ना, आपको यहाँ पे एलएन पढ़ना है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, इसके साथ में ही चीजें होती है, क्योंकि विदाउट लॉ ऑफ लिमिटेशन आपका सूट तो क्या आपको भी इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। तो लॉ आपको यहाँ पर एक चीज है कि डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। डिले कंडोनेशन को आप कहाँ पढ़ते हैं भाई, आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 पे, ठीक है। इस डिले को अलाउ करने के बाद में ही आपको ये, तो लेकिन एक बात है, तो प्लेंट और सूट में क्या डिले अलाउ होता है क्या, कि आप सो रहे थे और आप बाद में आए हो, नहीं। प्लेंट को लेकर ये सब चीजें हैं कि लॉ ऑफ लिमिटेशन प्लेंट में रहता है, तो जिसको लेकर आपको क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट पढ़ना है। इसका क्या पढ़ोगे आप, शेड्यूल पढ़ोगे। चलो नाउ रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड का मतलब क्या होता है, आई एम सॉरी, हाँ, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड कि जो भी आप कोर्ट से रिलीफ मांगने आए हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपका कॉज ऑफ एक्शन और प्रेयर अगर क्लियर है तो वो बाउंड्रीज पे ही रह जाएगा, ठीक है। नाउ रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स, अगर आपने कुछ रिलीफ फाइल किया और उसके सेपरेट ग्राउंड्स लिखे हैं तो वो सब आपके प्लीडिंग में भी होगा, वो सब आपके प्रेयर में भी होगा, वो सब आपके कॉज ऑफ एक्शन में ही होगा, देन ओनली कोर्ट इज गोइंग टू एंटरटेन यू, ठीक है। नाउ एडमिशन ऑफ द प्लेन, प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ अ प्लेन, और प्लेन की एडमिशन का मतलब क्या होता है,
कि कोर्ट प्लेन को एडमिट करता है या नहीं करता है। उसके लिए कोर्ट को क्या देखना है कि जो प्लेंटिफ है उसने क्या कॉपीज ऑफ द प्लेन लाया है। डिफेंडेंट को बोला जाता है कि 7 दिन में आ जाओ समन्स लेके और बात खत्म करेंगे, या तो इश्यूज को सेटल करेंगे, या तो इश्यूज को सेटल करेंगे, या तो फिर आपको जजमेंट देंगे, और या तो फिर आपका ट्रायल चलेगा। ये चीज है यहां पर, ठीक है, समझ में आया। चलिए रूल नंबर 10, रिटर्न ऑफ प्लेन, मतलब इसे मैं कहूंगी चुम्मीश्वरी। व्हाई रिटर्न ऑफ प्लेन? अब प्लेन को रिटर्न करने के लिए अब आपको मैं बता दूं कि जो प्रोसीजर है, जज शैल एंडोर्स, अगर आपको प्लेन वापस करना है ना जज, तो वहां पे रीजंस लिखेगा, अपना साइन करेगा और उसके बाद में बोलेगा कि भाई हम तुम्हें क्यों रिटर्न करें, क्या रीजन है रिटर्न करने के, क्या हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं, क्या हम इसको सुन नहीं सकते, या तुम हमारे पास क्यों आए हैं। तो व्हाई, कशाला एंड काइको। Now 10A I'll come later. 10B also मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। Now rejection of plane, rejection of a plane में ये जो A to F है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं किया, इस पॉइंट को नहीं बताया, तो गेट आउट। रिलीफ क्लेम अंडर वैल्यूड है, मैंने कहा कि गरीब को नहीं पूछा जाता, आपको क्या पूछा जाता, अगर अंडर वैल्यूड है पैसा पूरा भरना पड़ेगा तभी कोट आना, वरना आना मत हमारे पास है, ठीक है। अगर वो प्रॉपरली वैल्यूड है, अगर पेपर जो है वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प है, यानी कि प्रॉपर स्टैम्प नहीं किया है आपने, तो भी आप जाएं यहां से। अगर इसको आपके टाइम पीरियड में आप इस बात को नहीं सुधारते हो तो वो वहीं की वहीं स्टोरी खत्म हो जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंटिफ टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, अगर कानून उसको करने की इजाजत नहीं देता है, इट इज नॉट अलाउड बाय लॉ और इट इज बार्ड बाय लॉ, यानी कि लॉ आपको इस चीज की परमिशन नहीं देता, ठीक है। अगर आपने डुप्लीकेट को नहीं फाइल किया, या प्लेंटिफ जो है रूल नंबर 9 की एडमिशन ऑफ द प्लेन का जब हम लोग करते हैं उस सारी चीजों में डुप्लीकेट नहीं लगाते हैं, समन्स के पैसे नहीं भरते हैं, तो रिजेक्शन। चलो जाओ, चलिए प्रोसीजर ऑन द रिजेक्शन ऑफ प्लेन। When the plaint is rejected, the judge should pass an effective order and the reasons for the rejection. अगर प्लेन रिजेक्ट होता है तो कोर्ट को क्या करना है, उस प्रोसीजर में रिजेक्शन के लिए क्यों किया है, व्हाट इज द बेसिक नीड फॉर रिजेक्ट, वो सारी चीजों को आना चाहिए। चलो इफेक्ट ऑफ रिजेक्शन, इसका रिजेक्शन क्या होगा कि जब प्लेंटिफ इज नॉट पॉपुलेट फॉर द प्रेजेंटिंग ऑफ फ्रेश प्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर प्लेंट रिजेक्ट होता है तो इसको आप ऑर्डर 2 रूल 2 थोड़ा सा याद कर लीजिए, देखिए कितना अच्छे से याद है, तो मैं एकदम से आपको बता पाई ना। चलिए डील विद द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द प्लेंटिफ, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो है कि कोर्ट को क्या करना होता है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं वो सारी चीजों के ऊपर तो एविडेंस और ट्रायल चलेगा ना, और उन्हीं सारी चीजों के ऊपर तो जजमेंट होती है ना। अपना डॉक्यूमेंट्री क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए यहां तक समझा। अगर आप मुझे आगे पढ़ाने के लिए बोलेंगे तभी ही मैं इसको पढ़ाऊंगी ऑर्डर नंबर 8 को, वरना ऐसे हो गया कि मैंने तो मेहनत करी 6 और 7 के पीछे, आपने उसको देखा ही नहीं, आपने इग्नोर कर दिया, तो इग्नोर ना कीजिए, इसको देख लीजिए एक बार। अगर आपके वीडियो, मेरे वीडियो पे बहुत सारे कहीं ना कहीं शेयर्स आते हैं या मुझे एक कमेंट्स आते हैं कि मैम ये 8, 9, 10 क्या आप आगे का पढ़ा दो हमें सीबीसी, तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगी विद की पॉइंट्स। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, नमस्ते। चलिए एंड करते हैं क्लास को। आई होप मजा आया, और कहीं ना कहीं पता है आप लोगों को, अगर आपको लॉ पॉइंट्स वगैरह सीखनी है मुझसे तो मेरा क्लास चलता है 7:30 को एवरी डे इवनिंग, माय नंबर इज देयर, मैसेज मी।